नमस्कार सभी साथियों को। एवरेस्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है बेटा। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर मार दें और आवाज वगैरह के बारे में क्लियर कर दें ताकि आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा सके, जहां से दिल्ली पुलिस में कम से कम 2 प्रश्न आपको हर रोज मिल रहे हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग अपने जितने भी जानकार हैं उन सभी को ले आओ कि जो हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद हैं उनमें से कौन कौन से हमें ठीक ठाक याद होने चाहिए, उन सभी की चर्चा करेंगे। कोई ट्रिक यूज नहीं होगी, मैं सिर्फ आपको जनरल बातें बताऊंगा कि इस प्रकार से अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आएगा और वो आपको याद कर लेनी है इस वीडियो को बार बार देखकर। ये मत सोचना अगर कोई सोच के आ रहा है कि सर ट्रिक बताएंगे अनुच्छेद याद करने की, तो वो तो अभी आउट हो जाए। कोई ट्रिक नहीं चलेगी, आपको पूरी डिटेल और सिस्टम से याद करवाया जाएगा कि किसके बाद क्या आना चाहिए। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जितने भी लाइव हैं अपने दोस्तों को लिए हैं। टॉपिक क्या है आज हमारा कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो हमसे पूछे जाते हैं हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, उन सभी अनुच्छेदों को इस एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुए तो कल एक और क्लास लग जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से जैसा कि 2-3 पेपर दिल्ली पुलिस के हुए हैं 2-3 दिन, उनमें 1 से लेके 2 प्रश्न हर बार आए हैं। एक अनुच्छेद आर्टिकल निश्चित रूप से हर पारी में आया है, तो आपको ये सारे याद करने हैं। सभी को नमस्कार एक साथ ही। मेरे हिसाब से आवाज़ वगैरह ठीक है आपके पास, सभी के पास। तो यहाँ से शुरू करते हैं। संविधान को भाग वाइज पढ़ेंगे, 1 ही घंटे में पढ़ना है सब कुछ। तो यहाँ हमारा पहला जो भाग है हमारे संविधान का, वो है हमारे भारतीय संघ के राज्य और भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, इसके बारे में चर्चा करेगा। भाग एक के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से 4। पहले तो इतनी बाउंड्री याद करो कि हमारा जो भाग 1 है वो भारतीय संघ का नाम और आपको राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा। और दूसरी बात, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 रहेंगे। अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर ये कहता है कि भारतीय संघ का नाम क्या है, और नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। और साथ ही साथ भारत का राज्य क्षेत्र, इनके बारे में चर्चा करता है। अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किसने कहा? अनुच्छेद 1 ने कहा। अनुच्छेद 2 आपसे क्या कहता है कि भारत में अगर किसी नए राज्य का, कोई भी नया राज्य भारत में प्रवेश लेना चाहता है या उसकी स्थापना जो की जाएगी वो अनुच्छेद नंबर 2 के तहत की जाएगी। तो 2 अनुच्छेद सबसे पहले याद करें। पहला अनुच्छेद भारतीय संघ का नाम और कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उसकी जानकारी देगा। दूसरा अनुच्छेद आपसे भारतीय संघ में कोई नया प्रवेश होता है तो उसकी बात करेगा। तीसरे अनुच्छेद और चौथे अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपसे पूछा जाता है। भारतीय संघ में पूछा भी गया है आपके आरपी में, भारतीय संघ में किसी भी नए राज्य का यदि आपको निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत होगा। और ये पावर किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी। अनुच्छेद नंबर 4 आपको याद नहीं करना है, लेकिन कहता क्या है 4 कि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए गए हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। भाग 1 में से अगर आपको याद करना है तो 2 याद करो, 1 याद करो और ये 1 नंबर याद करो। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं आपसे। अनुच्छेद नंबर 1 आपसे कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ में कोई नया राज्य, अगर किसी नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश करना है तो वो हमारे अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और नए राज्य का निर्माण करना है, आप कंफ्यूज कहां होंगे? 2 और 3 में होंगे। ये हमारा भारत है, इस भारत में ही तोड़कर, किसी बड़े राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना है तो हमारे अनुच्छेद नंबर 3 के तहत बनेगा। लेकिन किसी संधि के तहत, किसी युद्ध के तहत भारत द्वारा कोई नया क्षेत्र जीता जाता है और उस नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। हमारी वर्तमान भारत में हम किसी देश से युद्ध के द्वारा या संधि के द्वारा कोई क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं और उसको नया राज्य बनाएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और वर्तमान भारतीय राज्यों को ही तोड़कर कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और काम कौन करेगी? ये हमारी संसद करेगी। भाग 1 कंप्लीट होता है आपका। आ जाओ भाग 2 पे। भाग 2 आपसे क्या कहता है? भाग 2 कहता है नागरिकता। और नागरिकता जो है आपकी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जाएगी।
पहले तो ये बात को याद करो कि भाग 2 में है क्या है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे, आपको याद करना है कि नागरिकता है। दूसरी बाउंड्री याद करो कि नागरिकता की जब मैं बात कर रहा हूं तो अनुच्छेद 5 से लेके कहां तक जाना है, मुझे 11 तक जाना है। अब देखो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद अंदर नहीं पूछे जाते, कम पूछे जाते हैं, पहले ही बता दूं मैं, यहाँ से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, केवल ये बाउंड्री याद कर लो कि 5 से 11 तक हमारे रहेंगे। अब इन अनुच्छेदों की बात करूं तो जिस दिन आपका संविधान लागू होगा उस संविधान के लागू होने पर नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे, किसने कहा, आपके 5 ने कहा। नंबर 2, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके नागरिकता के प्रावधान आपको 6 में मिलेंगे। इसके बाद यही मैं लिख देता हूं अनुच्छेद नंबर 7, भारत को छोड़कर जो लोग पाकिस्तान गए थे उनके बारे में नागरिकता के प्रावधान 7 में मिलेंगे। तो ये तीनों याद करो कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन क्या प्रावधान थे वो तो हमने 5 में पढ़ लिए। कुछ लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे वो किस में रहेंगे, 6 में रहेंगे। कुछ लोग जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वो किस में रहेंगे, 7 में रहेंगे। और इसके बाद यही मैं लिख देता हूं बेटा 8 में हम भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों की बात करेंगे। उनके दादा परदादा कभी भारत में रहे थे लेकिन अब भारत को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी बात किस में होगी, 8 में होगी। तो जल्दी से याद करें, संविधान के लागू होने पर नागरिकता 5, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे वो 6, और भारत को छोड़कर जो पाकिस्तान में चले गए वो 7, और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के संबंध में प्रावधान 8। और 9 क्या कहता है, आपसे यही याद कर लो बेटा कि 9 कहता है कि कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है, दूसरे देश की ग्रहण करनी है उसे, तो नागरिकता का त्याग किस में होगा, 9 में होगा। और 10 में क्या होगा, 10 में आपकी नागरिकता की हो जाएगी बेटा समाप्ति। अगर बिना बताए आपने भारत की नागरिकता के साथ दूसरे देश की भी ग्रहण कर ली, भारत के शत्रु देश की आपने मदद की, तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 10। और नागरिकता में संशोधन करेगी हमारी संसद, किस अनुच्छेद के तहत करेगी, अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 11। तो नागरिकता के सारे याद करो एक साथ। संविधान जब लागू हुआ था अनुच्छेद 5, पाकिस्तान से भारत आए अनुच्छेद 6, भारत को छोड़ के पाकिस्तान गए अनुच्छेद 7, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक 8, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करोगे 9 में, नागरिकता के अधिकार की समाप्ति होगी 10 में, और नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी संसद, किस अनुच्छेद के तहत बनाएगी, 11 के तहत बनाएगी। बोलो ये सारे याद करने हैं क्रम से। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, इतना तो सभी को याद होना चाहिए कि भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 है। 5 संविधान के लागू होने के समय क्या प्रावधान थे उसकी बात करता है। 6 और 7 पाकिस्तान के हैं। 6 तो कहता है कि पाकिस्तान से छोड़ के भारत आए, 7 कहता है कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए, उन नागरिकों की बात करता है। 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की बात करता है। 9 आपकी नागरिकता को कैसे छोड़ सकते हो उसकी बात करता है। 10 नागरिकता कैसे समाप्त होगी उसकी बात करता है। और 11 सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक याद करना है तो 11 याद करो कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगी, संसद, किस अनुच्छेद के तहत बनाएगी, 11 के तहत बनाएगी। भाग 2 याद कर लिए हैं आपने अगले 10 मिनट में, और अगले 10 मिनट में अगला तीसरा भाग आपके याद हो जाना चाहिए। ये सारे पढ़ लिए हमने, बताते चलो, मन में रिपीट करो एक बार। संविधान के लागू होने के संबंध में 5, पाकिस्तान से भारत आए 6, भारत को छोड़ के पाकिस्तान गए, भारत को छोड़कर जो पाकिस्तान गए 7, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक 8, नागरिकता का त्याग होगा 9, नागरिकता की समाप्ति होगी 10, नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी संसद 11। आ जाओ 12 पे। भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 आपको मौलिक अधिकारों की बात करता है, और मौलिक अधिकारों की बात करने वाला ये भाग भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। लिया कहां से है हमने, अमेरिका से। अनुच्छेद कहां से कहां तक रहेंगे, तो 12 से 35 रहेंगे। अनुच्छेद कहां से कहां तक जाएंगे बेटा, 12 से लेके 35 तक जाएंगे। अब पहले तो इन 2 अनुच्छेदों को अलग से याद करो इनको। अनुच्छेद नंबर 12 मौलिक अधिकार के संबंध में आपको परिभाषा देगा, किसकी, राज्य शब्द की परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, 12 में किया गया है। कोई दिक्कत।
राज्य शब्द की परिभाषा 12 में मिलेगी। 13 क्या कहता है कि वो सभी कानून जो आपके मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, मौलिक अधिकारों से संगत नहीं है, उन सभी कानूनों को हमारा सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, समाप्त कर देगा, वहां तक जहां तक वो मौलिक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नंबर 13। इसी अनुच्छेद को कहा जाता है अनाच्छादन का सिद्धांत। अनुच्छेद को, अनुच्छेद नंबर 13 को। अर्थात इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद ने अगर कोई कानून बनाया और वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों से सीमित करता है, उनको मौलिक अधिकारों को सीमित करता है या उनके खिलाफ है, या मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो अनुच्छेद 13 उस कानून को ही रद्द कर देगी। कौन रद्द करेगी? सुप्रीम कोर्ट। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और व्याख्या की जिम्मेदारी किसके पास है, आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगी? सर्वोच्च न्यायालय। अब इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ याद करो। अनुच्छेद नंबर 12 राज्य शब्द की परिभाषा, अनुच्छेद नंबर 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको यहां से याद कर लेने हैं। आगे बढ़े। अब यदि हम आगे बढ़े तो पहला जो हमारा अधिकार आएगा वो आएगा बेटा समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। समानता का अधिकार इसी एक ही पेज में आपको याद कर लेना है। समानता का जो अधिकार आपका रहेगा वो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर कहां तक जाएगा? 18 तक। 14 से लेकर 18 तक आपके समानता का अधिकार पहला अधिकार है आपके ये। 14 क्या कहता है? 14 कानून की बात करता है। कानून बोले तो विधि की बात करता है, और विधि के सामने सभी लोग कैसे होंगे? समान होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। किसने कहा? 14 ने कहा। किसने कहा? 14 ने कहा। 15 आपसे क्या कहता है कि भैया भेदभाव जो है वो भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद नंबर 15 में। अगर किसी मंदिर में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, यहाँ आपका अनुच्छेद 15 छीना गया है। क्या कहता है 15 आपसे? कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, नस्ल के आधार पर नहीं करोगे, जाति के आधार पर नहीं करोगे, लिंग के आधार पर नहीं करोगे, स्त्री और पुरुष के भेदभाव। सबरीमाला मंदिर सुना होगा आपने, केरल में है, वो अनुच्छेद 15 का ही उल्लंघन कर रहा, महिलाओं के प्रवेश को रोक रहा था, वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। किसी एससी कैंडिडेट के व्यक्ति को, एससी जाति के या नीची जाति के व्यक्ति को किसी मंदिर में या सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोका जा रहा है तो उसका 15 उल्लंघन हुआ है, ध्यान रखना। 5 कौन कौन से हैं? धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गया, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद नंबर 15। 16 क्या कहता है? 16 कहता है बेटा लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की क्या होगी? समानता होगी। 17 हो गया। जो बहुत बड़ी बीमारी थी इंडिया में जिसको कहते हो छुआछूत, क्या कहते हो? छुआछूत, इसी को कहते हैं अस्पृश्यता। इस अस्पृश्यता का अंत किया गया। 17 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आज तक कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? 17 में। और जो आपकी उपाधि थी उन उपाधियों का अंत होगा 18 में। तो एक साथ याद करो। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे 14, भेदभाव नहीं होगा 15, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16, छुआछूत का अंत होगा 17, उपाधियों का अंत होगा 18। एक बार जल्दी से इन सभी को याद करें। दोबारा बोल दूं मैं, कानून के समक्ष बराबरी होगी 14 में, भेदभाव का अंत होगा 15 में, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी 16 में, छुआछूत का अंत होगा 17 में, उपाधियों का अंत होगा 18 में। उपाधि सेना और शिक्षा को छोड़ देना बेटा, सेना और शिक्षा में उपाधि दी जा सकती है, याद रख लेना। तो ये आपका समानता का अधिकार मेरे हिसाब से सभी को याद हो गया होगा। समानता के बाद दूसरा अधिकार की बात कर ले तो दूसरा अधिकार हमारा आता है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहता है कि भारतीय नागरिक कुछ मामलों में स्वतंत्र होंगे।
स्वतंत्रता के अधिकार में 19 वाली स्वतंत्रता केवल तभी मिलेगी जब आप भारत के नागरिक होंगे। बाकी स्वतंत्रताएं तो सभी को मिल जाएंगी, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप भारत के नागरिक होंगे, दूसरे देश के नागरिकों को नहीं मिलेंगे। याद रखना, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 19 और 29 और 30 याद करो। 15, 16, 19, 29, 30 तभी मिलेंगे जब आप कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में अंदर आपकी बात करूं तो स्वतंत्रता का अधिकार आपके 19 से कहां तक जाएगा बेटा, 22 तक जाएगा। 6 स्वतंत्रताओं की बात कौन सा करेगा, 19 करेगा। 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं सुन लो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता और अपनी मर्जी का कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। ये सब स्वतंत्रताएं आपको कहाँ मिली हुई हैं, 19 में। दोबारा सुन लो एक बार। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है नितिन बालोत। अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में छुपी हुई है। सभा या सम्मेलन कर सकते हो, संघ या संगठन बना सकते हो, देश में आवागमन कर सकते हो, देश के किसी भी भाग में जाकर बस सकते हो और अपनी मर्जी का कोई भी रोजगार कर सकते हो। ये सारी स्वतंत्रताएं किस में मिली, 19 में। 19 में कितनी स्वतंत्रता मिली, 6 मिली। 20 क्या कहता है आपसे, 20 है बेटा अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। जब न्यायाधीश आपको सजा सुना रहा है तो आपके पास कितने मौलिक अधिकार होंगे, 3 होंगे। जब न्यायाधीश आपके मामले में, आपके केस में सजा सुना रहा है तब आपको कौन सुरक्षा प्रदान करेगा, 20 सुरक्षा कितनी मिलेंगी आपको, 3। क्या सुरक्षा है, एक बार अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, जिस दिन अपराध किया था उस कानून के तहत सजा मिलेगी, और स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोबारा सुने, अपराध के संबंध में दोष शुद्धि 20 में है। कितनी स्वतंत्रता है आपके पास, 3 है। नंबर 1, एक अपराध एक बार सजा। नंबर 2, जिस दिन अपराध किया था उस दिन जो कानून है उसके तहत सजा, और स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मुझे बाध्य नहीं किया जाएगा। किसने कहा बेटा, 20 ने कहा। याद कर लो बहुत अच्छे से। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो स्वतंत्रता में जो अगला अनुच्छेद है उस अगले अनुच्छेद को महाअनुच्छेद आप कह सकते हैं। इतना बड़ा अनुच्छेद है कि पूरे संविधान को एक साइड कर दो, इस अकेले को एक साइड कर दो, यही भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा कि इसमें दिया हुआ है बेटा आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जीवन का अधिकार आपको दिया गया है इसमें। और जीवन के अधिकार का मतलब होता है कि मुझे एक ऐसा जीवन मिलना चाहिए जो मेरा संपूर्ण सार्वभौमिक विकास कर सके। सब कुछ मिलना चाहिए मुझे। ये कौन कहता है, 19 आपके अनुच्छेद नंबर 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है आपसे कि मुझे जीने का अधिकार है, मुझे स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो गया। मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, 21 हो गया। खाद्य पदार्थों में मिलावट आ रही है तो मेरे किसका उल्लंघन हो रहा है, 21 का हो रहा है। किसी महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करनी है, जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, तो किसका उल्लंघन हो रहा है, 21 का उल्लंघन हो रहा है। कोई मुझे विदेश जाने से रोक रहा है तो किसका उल्लंघन हो रहा है, 21 का हो रहा है। मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ, पीछे वाली सीट वाला बीड़ी पी रहा है, मेरे प्राणों को नुकसान हो रहा है, इसका उल्लंघन हो रहा है, 21 का। जहां आप काम कर रहे हो वहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको सुरक्षा नहीं, महिलाओं को जहां काम करती हैं कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किसके तहत, 21 के तहत। सार्वजनिक स्थल जो हैं वहां धूम्रपान का निषेध है, किसके तहत, 21 के तहत। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, खाद्य सुरक्षा मिलेगी, रोजगार की सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको नंबर 21। और आपको प्राइवेसी का अधिकार भी किसके तहत मिलेगा, 21 के तहत मिलेगा। यानी कि जो कुछ आपके समझ में नहीं आए पेपर में और कहे कि ये किस अनुच्छेद के तहत है तो अनुच्छेद कौन सा लागू कर देना, 21 लागू कर देना। बाद में हमने एक और जोड़ दिया 21A। कौन से संशोधन में जोड़ा बेटा, 86 में जोड़ा। और 86वें संशोधन के द्वारा किसके लिए जोड़ा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या उपलब्ध करवाओगे, शिक्षा उपलब्ध करवाओगे। और 22 क्या कहता है बेटा आपसे, 22 जो अनुच्छेद है वो आपसे बात करता है किसकी, गिरफ्तारी की। किसकी बात करता है, गिरफ्तारी की बात करता है। 20 में याद कर लो, ये कंफ्यूज करते हैं, 20 में अपराध के बारे में बात है और 22 में गिरफ्तारी के बारे में बात है।
और यहाँ भी आपको कितने अधिकार मिले हुए हैं? 3 अधिकार मिले हुए हैं। क्या है 3 अधिकार? कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना होगा और अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का मेरा अधिकार है। गिरफ्तारी के संबंध में 3 अधिकार, अनुच्छेद नंबर 22। अब यहां स्वतंत्रता को दोबारा से एक बार मेरे साथ रिपीट करो। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से लेकर 22 तक मिला है। अनुच्छेद नंबर 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी, वो मैंने आपको बता दी। अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्धि की बात करता है। कितनी स्वतंत्रताएं? 3 है आपके पास। सबसे बड़ी स्वतंत्रता कौन सी है? आपकी प्राण और देह स्वतंत्रता है। स्वच्छ जीवन को जो भी खतरा पहुंचा रहा है वो सब आर्टिकल 21 के तहत आ जाएगा। अनुच्छेद 22 आपकी गिरफ्तारी से आपको संरक्षण देगा और कितनी स्वतंत्रताएं देगा? 3 देगा कि गिरफ्तारी का मुझे कारण बताओ कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, 24 घंटे के भीतर मुझे न्यायालय में पेश किया जाए और मैं अपने पसंद के वकील से सलाह लूंगा। ये किस अनुच्छेद ने कहा? 22 ने कहा। इसके बाद अगले अधिकार के आ जाओ। अगला जो अधिकार मिला हुआ है बेटा आपको, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल आपको 2 ही अनुच्छेद याद कर लेने हैं, 23 और 24। 23 क्या कहता है? 23 आपसे कहता है कि जो ये मानव है, मानव का मतलब सभी आगे, स्त्री पुरुष बच्चे महिला सब कुछ आगे ना, मानव है, इस मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा। अपवाद देश सेवा को छोड़ देना बेटा, वहां तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद नंबर 23 में मिलेंगे। 2 चीजें याद करनी है केवल, कि मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता। मानव का मतलब चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, उसका दुर्व्यापार खरीद फरोख्त नहीं करोगे और किसी से जबरदस्ती काम नहीं लोगे। किसने कहा? 23 ने कहा। ये बहुत बार आता है। ये क्या कहता है कि जो हमारे बालक हैं, बालक मतलब कितनी उम्र है जिनकी? 14 वर्ष से कम उम्र है, उनको खतरनाक फैक्ट्री और कारखानों में काम पर नहीं लगाओगे। मेरे हिसाब से दोनों याद हो गए होंगे। 23 ने क्या कहा आपसे? 23 कह रहा है आपसे कि मानव खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है और किसी को जबरदस्ती काम नहीं लोगे, 23 ने कहा। और छोटे छोटे बच्चों की बात किसने कही आपसे? 24 ने कही। बिल्कुल याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिकार आपके चौथा है बेटा, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता है आपकी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक जाएगी? 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। मेरी मर्जी मैं कोई सा भी धर्म अपनाऊं, मेरी मर्जी मैं कोई सा भी धर्म अपनाऊं, उसका प्रचार प्रसार करूं, मर्जी है। कौन सा कहता है? 25 कहता है। मैं अपने धर्म के कार्यों का प्रबंध करूं, कोई भी संगठन बनाऊं धार्मिक, ये मेरी मर्जी। किसने कहा? 26 ने कहा। 27 क्या कहता है? 27 आपसे कहता है कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार हमारे ऊपर ऐसा कोई भी कर नहीं लगाएगी जिससे होने वाली आय किसी धर्म की अभिवृद्धि पर खर्च की जा रही हो। या मैं कह सकता हूं कि धार्मिक टैक्स की मनाही किसने करी? 27 ने करी। 28 क्या कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथ एक बार याद करोगे धार्मिक स्वतंत्रता के सारे अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के सारे अधिकार एक साथ याद करोगे बेटा। पहला अधिकार 25, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 सरकार ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी जो किसी धर्म की अभिवृद्धि के खर्च किया जाएगा। या मैं एक लाइन में कहूं तो धार्मिक टैक्स की मनाही, धार्मिक टैक्स की मनाही 27 में है और धार्मिक शिक्षा पर रोक आपकी 28 में है। मेरे हिसाब से सारे याद हो गए होंगे आपके। दोबारा से याद कर लो। अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। 25 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। 26 धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा। 27 धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 ये है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें अधिकार की ओर बढ़ते हैं और 5वां अधिकार आपके आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप भारतीय होंगे। और 29 क्या है? ये है बेटा अल्पसंख्यक वर्ग।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तो किसमें किया गया है? 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है? आपके 29 में है। और 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग खुद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? अल्पसंख्यक वर्ग हमारा संविधान भाषा या धर्म के आधार पर ही स्वीकार करता है। पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान किन आधारों पर अल्पसंख्यक वर्ग स्वीकार करेगा, तो दो ही आधार है, एक तो भाषा और एक धर्म। हितों का संरक्षण उनके 29 में है, और अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और अपनी लिपि का स्कूल या कॉलेज खोलना चाहते हैं तो किस में खुलेगा? 30 में खुलेगा। बोलो, दोनों याद हुए? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और लिपि का स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 30। और अल्पसंख्यक वर्ग किन आधारों पे होंगे? या तो भाषा के आधार पे होंगे, या किसके आधार पे होंगे? धर्म के आधार पे होंगे। जाति के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग नहीं हो सकता, याद रखना है। ये अधिकार यदि आपको याद हो गया तो सबसे बड़ा अधिकार अब आ रहा है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार आपको मिलेगा किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत मिलेगा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप रिट लगा सकते हैं। यदि आपको रिट हाई कोर्ट में लगानी है तो अनुच्छेद नंबर 32 के साथ, सुप्रीम कोर्ट में लगानी है तो अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट में लगानी है तो अनुच्छेद नंबर 226। दोनों याद कर लो। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आपको बचाएगा बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? 32 में है। पहली बात तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आपको कितने प्रकार की रिट प्रदान की गई है? 5 प्रकार की रिट प्रदान की गई है। रिट कहाँ लग सकती है? रिट सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, रिट हाई कोर्ट में लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट में लगानी है तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत लगेगी, हाई कोर्ट में लगानी है तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत लगेगी। दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, याद कर लो। अगर आपको रिट लगानी है तो 32 और 226। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो राज्य में होगा, दोनों जगह आप लगा सकते हैं। और ये शायद क्वेश्चन आ भी चुका है किसी डीपी की एग्जाम में ही कि हाई कोर्ट में रिट किस अनुच्छेद के तहत लगेगी, याद रखें। तो दोनों याद कर लिए हैं आपने। और इन रिटों की संख्या और इनको कहते क्या हैं वो याद करो। अब ये रिट टोटल बेटा 5 प्रकार की होंगी। रिट कितने प्रकार की होंगी? ये टोटल 5 प्रकार की होंगी। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया है, उसे लगता है कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार करके रखा हुआ है, तो कौन सी रिट जारी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश नाम जरूर याद कर लेना, आजकल ऑप्शन में इंग्लिश नाम भी मिलते हैं, इसको हैबिस कॉर्पस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना अपराध के गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो रिट कौन सी जारी होगी बेटा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होगी। एक जैसी रिट है परमादेश और अधिकार प्रक्षा। परमादेश और अधिकार प्रक्षा, जब कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है तो परमादेश जारी होगी। सबका अंतर देख लें एक बार, पूछे जाएंगे आपसे। और यदि कोई अधिकारी उस कार्य को भी कर रहा है जिसको उसको करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर न्यायालय उससे पूछेगा कि आपने ये कार्य किस अधिकार से किया, क्या इसको करने का अधिकार तुम्हारे पास था? तो अधिकार प्रक्षा। तीनों रेटों में अंतर याद करो। यदि किसी को जबरदस्ती बंदी या गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है, आप बार बार जाते हो कार्यालय में, मिलता ही नहीं है सीट पे, तो परमादेश। और कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को भी कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, उसे तो किसी और के द्वारा करना चाहिए, क्यों किया उसने, उसमें पूछेंगे क्या? अधिकार प्रक्षा। याद रखना बेटा, ये तीनों रिटें न्यायालय के द्वारा प्रशासन के खिलाफ जारी की जाती हैं। ये तीनों रिट न्यायालय के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। अगली 2 रिटों की अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है उत्प्रेषण और एक का नाम है प्रतिषेध। ये उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाएंगी, दोनों रिटें।
उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाएंगी। मतलब क्या होता है सुनने। इनमें से किसका अर्थ हो सकता है मनाही? अगर मैं तुमसे पूछूं तो इन दोनों में से किसका अर्थ हो सकता है कि मना करना किसी काम से? तो मना करने का मतलब होता है बेटा प्रतिषेध। निचली अदालत में किसी कार्रवाई को रुकवाना है तो प्रतिषेध होगा। निचली अदालत में किसी कार्रवाई को रुकवाना है तो प्रतिषेध, और निचली अदालतों में लंबित मामलों को ऊपर मंगवाना है तो उत्प्रेषण। एक साथ इन पांचों नेटों को याद करेंगे। यदि किसी को गिरफ्तार कर रखा है जबरदस्ती, न्यायालय में पेश नहीं किया गया, थानेदार हो सकता है, कोई और अधिकारी हो सकता है, तो हम रिट जारी करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो परमादेश जारी करेंगे। किसी अधिकारी ने वो काम भी कर दिया जो उसके पास था ही नहीं तो अधिकार परीक्षा जारी करेंगे। निचली अदालतों से मामलों को ऊपर मंगवाना है तो उत्प्रेषण जारी करेंगे। निचली अदालतों में कार्रवाई को रुकवाना है तो प्रतिषेध जारी करेंगे। मेरे हिसाब से सारी रेट याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मुझे 2 मिनट का समय लगेगा। आपके सारे मौलिक अधिकार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इतना सबको याद होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है, भाग 3 है, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। भाग 12 अनुच्छेद 12 में तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भाग 13 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई है। सुरक्षा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में आपके शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 32 में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कितनी रिट जारी कर रहे हो आप? 5। आ जाओ भाग 4 पे। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। याद रखना बच्चों, आयरलैंड से लिए गए हैं ये अनुच्छेद। याद कर लेंगे 36 से 51 तक। 36 तो फिर आपकी परिभाषा देगी राज्य शब्द की। जो 12 ने कहा था वही 36 कह रहा है आपसे। अनुच्छेद 37 कह रहा है कि जो आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं बेटा ये वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार वाद योग्य थे लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको पूरा नहीं करती है सरकार। नीति निर्देशक तत्वों को सरकार ने पूरा नहीं किया है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 37 कहता है। इसी में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रावधान। तो पहले तो ये 2 याद करें। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व लागू कैसे होंगे, और यदि पूरे नहीं हुए तो इनको वाद योग्य नहीं बनाया गया है, अर्थात जनता सरकार के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकती। जनता सरकार के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकती। किस अनुच्छेद ने कहा? 37 ने कहा। आगे आ जाओ। अब 38 से आपके नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं। पढ़ते चलें, जस्ट 5 मिनट में रिपीट करने। अनुच्छेद 38 भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। अनुच्छेद 38 भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। क्या कहता है ये? कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा, अनुच्छेद 38 बोल रहा हूं, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो जाए। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 38 के तहत। दोबारा बोलूं कि लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो जाए। किस अनुच्छेद ने कहा? 38 ने कहा। 39 क्या कहता है? कि संसाधनों का समान वितरण करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 39 के तहत। 39A बाद में जोड़ा गया है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय की बात कही गई है। किसमें? 39A में। निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय किसमें है? 39 में। वेरी इंपॉर्टेंट,
गांधी जी के सपनों वाला अनुच्छेद, भारत में पंचायतों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद नंबर 40 के तहत। पंचायतों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद नंबर 40 के तहत। 41 क्या कहता है कि कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, 3 शब्द याद करने हैं। कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता किस में मिलेगी? 41 में। दोबारा से एक बार रिपीट करें। लोक कल्याणकारी राज्य 38, संसाधनों का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन 39, निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय 39 ए, पंचायतों का गठन 40, विशेष प्रावधान 41, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में है। 42 क्या कहता है? कामगारों के लिए अच्छी दशाओं का विकास, कि जहां वो काम करें वहां उनकी जान माल की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। कामगारों के लिए विशेष दशाओं का विकास, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, और महिलाओं को प्रसूति अवकाश किसके तहत मिलेगा? 42 के तहत मिलेगा। और कामगारों को निर्वाह मजदूरी किसके तहत मिलेगी? 43 के तहत मिलेगी। दोबारा सुन लें, 41 ने क्या कहा कि कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 कहता है। यानी कि जो आपके विकलांग जो लोग हैं, खासकर जो खुद का परिवार नहीं पाल सकते, उनकी सहायता की जाएगी। कामगारों के लिए अच्छी दशा और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश 42 में मिलेगा। 43 में निर्वाह मजदूरी आपको मिलेगी। कुटीर उद्योगों का विकास किया जाएगा। 43 ए, उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, याद करो 43 ए को, उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी 43 ए। 43 बी, सहकारी समिति। 43 ए, उद्योगों के काम में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, और ये क्या कहता है? सहकारी समिति। संपूर्ण भारत में एक समान सिविल संहिता, संपूर्ण भारत में एक समान सिविल संहिता किसने कहा? 44 ने। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण दिया जाएगा और प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। किस अनुच्छेद में? 45 में। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे, लेकिन वो हमने 21 ए में भेज दिए, तो अब यहाँ बच्चे कौन से रह गए? 0 से 6 आयु वर्ग, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होगी? 45 के तहत होगी। 46 किसकी बात करता है? SC ST की बात करता है। 46 दोबारा सुन ले, एक समान सिविल संहिता 44, 0 से 6 साल के बच्चे 45, SC ST 46, और पोषण सुविधाओं का विकास 47। पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किसमें है? आपके 47 में। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, एक बार और देख ले। एक समान सिविल संहिता 44, 0 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र 45, SC और ST समुदाय के प्रावधान आपके 46, और पोषण सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं 47, और कृषि और पशुपालन 48। कृषि और पशुपालन 48। अगर गौ हत्या को रोका जा रहा है, ध्यान देना बात को, यदि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगवाया जा रहा है तो 48, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो 48 है, अर्थात पालतू पशु 48 में होंगे। कृषि से संबंधित कोई काम होगा 48 में होगा। लेकिन 48 ये क्या कहता है कि हमारा पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण जो होगा वो किसके तहत होगा? 48 से। अर्थात आपके जैव विविधता केंद्र, आपके हॉटस्पॉट, आपके टाइगर प्रोजेक्ट, आपके नेशनल पार्क, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, सारे की सारे किस में आएंगे? 48 में। आपने पशुपालन में जो भी सुधार किया 48 में आएगा, आपने कृषि में जो भी सुधार किया 48 में आएगा। दोनों याद होने चाहिए। दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया था आपसे बेटा, ये वाला क्या है? ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण सरकार करेगी, किसमें कहा है? 49 में कहा है। ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, किले, महल, हवेली हैं, स्थान है, उनका रखरखाव और संरक्षण सरकार करेगी 49 में। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाएगा 50 में। और एक ये पूछा गया था 51, अंतरराष्ट्रीय शांति में भारत योगदान देगा, वो किसमें कहा गया? 51 में कहा गया है। एक बार जल्दी से ये सभी नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है और आप यहां अटक जाते हो, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा बहुत तेजी के साथ, और आप मेरे साथ बोलते हुए चलोगे। आ जाओ। नीति निर्देशक तत्व है किसमें? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51।
परिभाषा किस में मिलेगी? 36 में मिलेगी। वाद योग्य नहीं है किसने कहा? 37 ने कहा। लोक कल्याणकारी राज्य 38 कहता है। समान संसाधनों का वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 ने कहता है। निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय 39 ए कहता है। पंचायत 40 कहता है। कुछ विशेष दशाओं में लोक शिक्षा और काम सहायता किसमें मिली? 41 में मिली। कामगारों के लिए अच्छी दशाओं का विकास 42 में हुआ। महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिल गया। निर्वाह मजदूरी किसमें मिली? 43 में मिली। उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी 43 ए। सहकारी समितियों की स्थापना 43 बी। एक समान सिविल संहिता 44। 0 से 6 वर्ष के बच्चे 45। SC और ST 46। पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं 47। कृषि और पशुपालन 48। वन पर्यावरण वन्यजीव सुरक्षा आपके 48 ए। इमारतों की सुरक्षा 49। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। बोलो सारे याद हो गए या नहीं हुए? किसी में कोई दिक्कत हो तो एक बार खुद रिपीट कर लें, 1 मिनट का गैप है। ये सारे मोस्ट ही चल रहे हैं बेटा। चंदा देवेंद्र सारे ही मोस्ट हैं बेटा। भाग 1 से लेके भाग 4A तक सारे याद कर लो। आगे बढ़ू, यहां तक सभी याद हो गए तो अगला हमारा बाद में जोड़ा गया भाग है। अगला भाग बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए 4A के नाम से है। 4A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का है। भाग पूछेगा 4A, अनुच्छेद पूछेगा 51A। दोनों ही ए हैं। भाग की संख्या पूछी आपसे तो आपने 4A कहा। अनुच्छेद पूछा तो 51A कहा। किस देश से लिए गए? तो देश जो था वो तो था बेटा रूस। समिति कौन थी? समिति थी बेटा सरदार स्वर्ण सिंह। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सा संशोधन किया हमने? 42वां संशोधन किया। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वें संशोधन द्वारा कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए? 10 जोड़े गए। आज के दिन कितने हैं? आज के दिन 11 हैं। तो 11वां कब जोड़ा हमने? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। बस हो गया काम। इतना ही याद करना है, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। आपकी दिल्ली पुलिस में अगर कोई यहां से क्वेश्चन आता है तो ये आएंगे, बस याद करो। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A लिए हमने रूस से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976। कितने जोड़े? 10 जोड़े। एक बाद में जोड़ा है, 86वां है। एक बाद में जोड़ा है, 86वां है। और अब कितने हो गए? 11 हो गए। बात खत्म। एक प्रश्न आया तो 1 नंबर आपको देके जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, गारंटी है। यहां से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा आपसे, सबको याद होने चाहिए। बढ़े आगे। अब आपकी आ जाती है बेटा बहुत बड़ी सरकार। संघात्मक शासन को अपनाया था आपने। एक संघ सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी। तो पहले इसको देख लें एक बार। संघ सरकार यानी कि केंद्र की सरकार। टोटल 12 थे। अजय मीना, इसमें 12 सदस्य थे टोटल। संघ की सरकार अनुच्छेद नंबर 152 से 151। अनुच्छेद नंबर 52 से 151। राष्ट्रपति की बात हो, प्रधानमंत्री की हो, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, महान्यायावधि की बात हो, संसद की बात हो, लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, सब बातें आपको 52 से 151 के मध्य खत्म कर देनी है। आगे नहीं ले जाना है, यही खत्म हो जाने चाहिए। ये टेबल आप सभी को याद हो जानी चाहिए कि जो हमारी संघ सरकार है उस संघ सरकार के बेटा 3 अंग होते हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। एक को कहते हैं कार्यपालिका, एक को कहते हैं व्यवस्थापिका, तीसरी को कहते हैं न्यायपालिका। कार्यपालिका हमारे पास 2 प्रकार की होंगी, एक नाम मात्र की होगी, एक वास्तविक होगी। एक नाम मात्र की होगी, एक वास्तविक होगी। कार्यपालिका के अनुच्छेद जाएंगे 52 से 78 तक। कोई बात नहीं राजेश सुलानी है, धन्यवाद आपको। 52 से 78 तक जाएंगे आपके कार्यपालिका।
नाम मात्र की कार्यपालिका जिसके नाम पे देश का शासन चलेगा। राष्ट्रपति का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। भारत में सरकार का प्रमुख कौन है, पीएम है। ये हमारी वास्तविक कार्यपालिका। और ये दोनों कहां समाप्त हो जाएंगी, 52 से 78 तक। बात खत्म। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी और हमारी व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं बेटा, संसद कहते हैं। संसद कहां से है, 79 से 122 तक है। और हमारी संसद में कौन कौन शामिल होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत की व्यवस्थापिका को, भारत की विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अनुच्छेद 79 से 122। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी में रहेगा, अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो पहले तो ये बाउंड्रीज याद कर लें कि संसद के संबंध में कोई बात पूछ रहा है तो तुक्का मुझे यहां लगाना है 79 से 122 के मध्य। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात कर रहा है तो तुक्का मुझे 52 से 78 के मध्य ही लगाना है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो मेरा तुक्का जो है यहां लगना चाहिए 124 से 147 के मध्य लगना चाहिए, आगे पीछे मत जाना। अब इसके अलावा इस संघीय सरकार में और क्या है, तो भैया जब संसद नहीं चल रही है तो हमारा राष्ट्रपति जारी करेगा अध्यादेश। वेरी इंपॉर्टेंट। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो तो क्या आएगा, अध्यादेश। अध्यादेश संघ सरकार में शामिल नहीं होगा, ये अलग ही रहेगा बेटा मनीष मीना। अध्यादेश 122 और बाद में हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आ जाएगा, CAG, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और ये आपके अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो ये तो इसकी पूरी समरी हो गई संघ सरकार की। भाग नंबर 5, भाग कौन सा रहेगा, 5, अनुच्छेद 52 से 151। अगर मैं टोटल अनुच्छेद बात करूं तो 52 से शुरू कर देना, 151 तक जाएंगे संघ सरकार के। भाग कौन सा है बेटा, ये भाग अगर पूछा जाए तो भाग नंबर है हमारा 5। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मलखान मीना डिटेल के लिए बेटा आपको डिटेल वाली क्लासें पढ़नी पड़ेंगी। ये क्विक रिवीजन चल रहा है केवल आर्टिकल का, ठीक है मलखान जी, ये क्विक रिवीजन है, दोबारा से रिवीजन करवाया जा रहा है केवल अनुच्छेदों का। बाकी सबकी डिटेल आपको अलग से ऐप पे पढ़ लो या यूट्यूब पे क्लास है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। ये समरी याद हो गई तो आगे बढ़ूं मैं, और आगे हम बढ़े तो पहले जो आएगा हमारा राष्ट्रपति आएगा। आगे कौन आएगा, हमारा राष्ट्रपति आएगा। कैग नियंत्रक एवं मालेका परीक्षक जो आपके सार्वजनिक धन का प्रहरी कहलाता है, कोई अगर गड़बड़ हुई है तो उसकी आपकी सुरक्षा करता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्रम से पढ़ते चलो। भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसने कहा, 52 ने कहा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी 53। दोबारा कर लो याद, भारत में एक राष्ट्रपति होगा 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होंगी 53। बढ़ू आगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसने कहा, 52 ने कहा। हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होंगी, किसने कहा, 53 ने कहा। 54 क्या कहता है आपसे, 54 क्या कहता है आपसे, 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अर्थात राष्ट्रपति में कौन कौन शामिल होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है आपके अनुच्छेद नंबर 54, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है आपसे। निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देंगे। तो याद करो यहाँ एक साथ ही बेटा, आपकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य को मत भूल जाना, और आपकी यूटी की विधानसभा, केंद्र शासित की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, इन सबको मिलाकर आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण होगा अनुच्छेद नंबर 54 के तहत। दोबारा सुन लें एक बार। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, किसने कहा, 54 ने कहा। 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, किसने कहा, 55 ने कहा।
राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल तक काम करेगा? अनुच्छेद 56 कहता है कितने साल तक काम करेगा? 5 साल तक काम करेगा। लेकिन 5 साल से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। 5 वर्ष से पहले आकस्मिक रूप से उसकी मृत्यु भी हो सकती है और 5 वर्ष से अधिक भी उसका कार्यकाल हो सकता है। यदि उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नया नहीं चुना गया है तो वही तब तक काम करता रहेगा जब तक नया नहीं चुन लिया जाता। 56 ही कह रहा है आपसे। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? किसने कहा? 58 ने कहा। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 ने क्या कहा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। किसने कहा? 53 ने कहा। आगे बढ़ूं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54 है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली 55 है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं 58 है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए? वो योग्यता आपके किस में दी गई है? अनुच्छेद नंबर 58 में। सुनो, क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। पागल और दिवालिया नहीं हो। किसने कहा? अनुच्छेद 58 ने कहा। आगे आ जाओ। आगे हम बात करें तो 60 आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद नंबर 60 शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? ये भी याद कर लो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। किसके तहत दिलाएगा? 60 के तहत दिलाएगा। तो फिर 61 में क्या है? 61 वेरी इंपॉर्टेंट, याद करें दोनों को बेटा यहीं पे। 60 क्या कहता है? तो 7 राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये कौन है? तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग। पूछा गया है बेटा दिल्ली पुलिस में अभी, ये महाभियोग 61 के तहत लगेगा। और 61 के तहत जो महाभियोग लगेगा, कौन लगाएगा? कहां लगेगा? कहां से लिया? तो लिया तो बेटा हमने अमेरिका से है। और लगाएगी कौन इसको? तो लगाएगी कौन? इसकी संसद लगाएगी। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है 61 में है, उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अमेरिका से ली है। और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ? संसद में। संसद में कौन लगा सकती है? लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा भी लगा सकती है। दोनों ही सदन लगा सकते हैं। लोकसभा में भी लग सकता है, राज्यसभा में भी लग सकता है, ध्यान रखें। आगे बढ़ूं। और महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी याद कर लेना। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी याद कर लेना। अनुच्छेद नंबर 62। अनुच्छेद नंबर 62 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो गया, तो वो रिक्त पद जो है हर कंडीशन में भर लिया जाना चाहिए। कितने महीने में? 6 महीने में। कितने महीने में भर लिया जाना चाहिए? 6 महीने में। और रिक्ति के दौरान काम कौन करेगा? तो रिक्ति के दौरान कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो बनेगा आपके उपराष्ट्रपति। और अगर ये भी नहीं है, ये भी पद खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इतना याद करें। यहां तक कोई दिक्कत? ये सब कंप्लीट आपके राष्ट्रपति से संबंधित हो गए। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, आ जाओ। भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी 53। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं 58। राष्ट्रपति पद की शपथ 60 शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे आ जाओ। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने का समय कितना है? 6 महीने है। ये सब राष्ट्रपति हो गए आपके। आ जाओ उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति में आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। ये तो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63। तो 63 ने क्या कहा आपसे कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है? 64 कहता है कि हमारा, ये तो क्या कहता है भैया, इसने तो कह दिया आपसे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का होगा सभापति। राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा।
और 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति है जो किसके रूप में भी कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा। किसने कहा? 65 ने कहा। आगे बढ़ो, तीनों याद हो गए। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा 64, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है 65। तीनों याद हो जाने चाहिए। आ जाओ आगे। इतना यदि याद हो गया तो आगे दो और याद कर लो। क्या याद कर लो बेटा? कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वो 66 कहता है आपसे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वो किसने कहा? आपके 66 ने कहा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 67 ने कहा। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? 69 ने कहा। तीनों याद करो। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति को शपथ, तीनों याद कर ली, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इन दो अनुच्छेदों को मत भूल जाना। कोई इंपॉर्टेंट पूछ रहा था ना कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इनको एक साथ। क्यों याद करना है? यदि आपके राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद का निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सभी लोग याद कर लें, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 71 आपसे क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद पर निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? 71 के तहत। और ये तो सभी जानते हैं, तुम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारा राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। किसके तहत? 72 के तहत, ठीक है। 72 के तहत क्षमा कर सकता है, 71 के तहत चुनाव में विवाद की बात हो गई। दोनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद हो जाने चाहिए। आ जाओ आगे बढ़े। इतना याद हो गया तो आगे बढ़े हम, और आगे जो हमारे अनुच्छेद हैं वो हैं 74 और 75। अभी हमने अनुच्छेद नंबर 53 पढ़ा था ना? क्या कहा था? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में, यही कहा था इसने। लेकिन राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया पीएम होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद नंबर 74, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को याद होना चाहिए। अनुच्छेद 53 ने कहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? पीएम होगा, और राष्ट्रपति इनकी सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को वापस कर सकता है? और कर सकता है तो कितनी बार कर सकता है? जल्दी से आंसर दें। क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को वापस लौटा सकता है? और यदि हां तो कितनी बार? जल्दी से आंसर दें। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या मंत्री परिषद ने सलाह दी है राष्ट्रपति को, तो क्या वो बाध्य है कि उस सलाह को मानेगा? क्या वो उस सलाह को वापस लौटा सकता है? बिल्कुल, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं लेकिन दो गलत रहेगा बेटा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार वापस लौटा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है। कितनी बार वापस लौटाएगा? एक बार, दो बार नहीं बेटा, गलत है आपका आंसर। क्या ऐसा प्रावधान हमारे मूल संविधान में था? क्या राष्ट्रपति सलाह को लौटा सकता है? ऐसा संविधान, मूल संविधान में था प्रावधान? तो आप कहोगे नहीं, बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जनसंघ की सरकार ने 1978 में यह प्रावधान जोड़ा है।
सभी याद कर लो बेटा, कंफ्यूज है बहुत सारे लोग, पूरा याद करें इसको। 74 अनुच्छेद आपसे कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा प्रावधान हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया है। अरुण अपनी थोड़ा सा अपडेट कर ले बेटा, जानकारी लौटा सकता है एक बार, मूल संविधान में नहीं था अब लौटा सकता है, ठीक है। इतना यदि याद हो गया तो जो आपके 75 है, 75 आपसे क्या कहता है, 75 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये करवाता है पीएम की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? पीएम की नियुक्ति। और पीएम की नियुक्ति के अलावा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति। और पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन आपके? तो करेगा कौन आपके? राष्ट्रपति। पीएम की नियुक्ति किस आधार पे होगी? इसमें बहुमत के आधार पे होगी। किसमें बहुमत के आधार पर? लोकसभा में बहुमत के आधार पे होती है। किसमें? बहुमत के आधार पे, लोकसभा में। और मंत्रियों की नियुक्ति किनकी सलाह से होती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से होती है। और इसी का एक और भाई याद कर लो, 75(3) अनुच्छेद 75(3) हमारी मंत्रिपरिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अर्थात मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक ही काम कर सकती है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। यदि आज के दिन मोदी सरकार का लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाए तो मोदी सरकार को त्यागपत्र देना होगा। समझ गए बात को? अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। बहुत बार पूछा जाता है। 75 समझ में आ गया, 74 समझ में आ गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपके यहाँ दोनों में क्लियर होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, 74 तो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 कहता है कि पीएम की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति करेगा। पीएम की नियुक्ति के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन पीएम की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ये भी किसने कहा? 75 ने कहा। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ जी। अनुच्छेद नंबर 75, 76 और 78। 75 तो हो ही गया हमारा, अब आते हैं 76। तो 76 में बेटा आपको एक ही चीज याद करना है कि भारत में एक पदाधिकारी होता है। कई बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उसे कहते हैं महान्यायवादी। बहुत बार पूछा जाएगा। अटॉर्नी जनरल भी कह दो, महान्यायवादी भी कह दो। अनुच्छेद नंबर कौन सा है बेटा? 76 है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होगा? 76 के तहत होगा। 78 क्या कहता है आपसे? तो 78 जो कहता है कि जो हमारा पीएम है, ये पीएम सलाह जो भी मंत्रिपरिषद में डिसीजन लेंगे उन सभी डिसीजनों की सूचना किसके मध्य पहुंचा देगा? राष्ट्रपति को देगा। अर्थात मैं कहूं तो 78 में पीएम के कार्य बताए गए हैं। क्या कार्य है इसका? योजक कड़ी के रूप में काम करेगा मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य। मंत्रिपरिषद ने डिसीजन लिए, उनकी सूचना पहुंचाएगा राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति कोई सूचना मांगेगा तो मंत्रिपरिषद से लेकर सूचना यहां लौटा देगा। सारे टॉपिक्स आपके यहाँ क्लियर होने चाहिए, 76 और 78 दोनों। आ जाओ आगे। यदि हम आगे बढ़े तो ये रहे आपके अनुच्छेद। 3 याद करो पहले बेटा। 3 कौन कौन से याद करो? ये 3 याद कर लिए तो काम चल जाएगा आपके। इन तीनों का नाम है बेटा सरला। ट्रिक भी याद कर लो। क्या है इनमें? 79 बात करता है आपसे संसद की, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, याद रखना। ये है आपकी राज्यसभा और ये है आपकी लोकसभा। अगर ये तीनों याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा। याद करो जल्दी से। 79 संसद की बात करती है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। 3 याद हो गए। ये कोई खास नहीं है। ये कहता है कि जो हमारी जनगणना होगी
उस जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन किया जाएगा। किस अनुच्छेद ने कहा आपसे? 82वें अनुच्छेद ने कहा। लेकिन ये सरला याद होनी चाहिए आपको, 79 से 81 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से एक बार इनको देखें बेटा। देख ली कोई दिक्कत यहां तक? 82 में क्या कहा गया है कि हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन किया जाएगा, लेकिन वर्तमान तक सीटों का समायोजन जो है, ध्यान रखना, लोकसभा की सीटें जो निर्धारित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पे होती है, क्षेत्रफल के आधार पे नहीं होती हैं। और अभी तक हम कौन सी जनसंख्या यूज कर रहे हैं? 1971 की जनसंख्या। और ये जनसंख्या हम कब तक यूज करते रहेंगे? 2026 तक। किस संशोधन ने कहा हमसे? ये 84वें संविधान संशोधन ने कहा। याद करो, 84वें संविधान संशोधन ने कहा है आपसे कि 2026 तक आप 1971 की जनगणना के डाटा ही यूज करोगे, उससे अलावा कोई डाटा यूज नहीं कर सकते। तो वर्तमान में लोकसभा सीट का निर्धारण किस जनगणना के आधार पे होगा? 1971। राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या कौन सी यूज होगी? 1971। उपराष्ट्रपति के में कौन सी होगी? 1971। विधानसभा के चुनाव में कौन सी जनसंख्या यूज करोगे? 1971। कब तक करोगे? 2026 तक। किसने कहा? 84वें संविधान संशोधन ने कहा। ठीक है, तो यहां तक सभी को याद रहना चाहिए। आ जाओ जी, इतना यदि याद हो गया तो अगले जो 3 अनुच्छेद हैं वो एक साथ पढ़ोगे आप। क्या 3 अनुच्छेद संसद से जुड़े हुए ही हैं यहां तक, ये वाले ऊपर वाले 83, 84, 85। ये तो क्या कहता है आपसे? ये तो कहता है कि बेटा अवधि की बात करता है, सदन की अवधि या सदनों का कार्यकाल। अच्छा, ये बात करता है आपकी संसद के सदस्यों की योग्यता, जिसको अहर्ता भी आप कह सकते हैं संवैधानिक भाषा में। और ये कहता है कि संसद का सत्र होगा, संसद का सत्रावसान होगा और संसद का विघटन होगा। तीनों याद करो पहले। 82, 83, 84, 85 याद करो। क्या कह रहा है आपसे? 83 कह रहा है कि संसद के सदनों की अवधि, और अवधि की बात करूं तो भैया राज्यसभा तो स्थायी सदन है, अवधि केवल लोकसभा की होगी। और लोकसभा की अवधि कितने साल होगी? 5 साल होगी। संसद के सदस्यों की योग्यता किसमें है आपके? 84 में। भारत के नागरिक होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होने चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष के हो चुके होने चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष की हो जानी चाहिए तुम्हारी आयु। ये किस में लिखा हुआ है? 84 में लिखा हुआ है। संसद का सत्र कौन बुलाएगा, सत्रावसान कौन करेगा, विघटन कौन करेगा? तीनों ही पावर, सत्र बुलाना हो, सत्र को समाप्त करना हो, या लोकसभा का विघटन करना हो, करेगा कौन? राष्ट्रपति। याद रखना बेटा, विघटन केवल लोकसभा का होगा, राज्यसभा का विघटन मत करवा देना कहीं। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? पीएम की सलाह से करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 85 के तहत करेगा। संसद का सत्र बुलाना हो, सत्र को समाप्त करना हो, करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? पीएम की सलाह से करेगा। ठीक है, पवन सैनी क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन पूछो पवन सैनी, क्या क्वेश्चन है आपका? आ जाओ आगे। इसके बाद अगले 3 की बात कर लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम बात करें। ये दोनों अनुच्छेद तो संसद के बारे में, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है उनके बारे में बात करता है। जब भी कोई सत्र होगा तो जो सदन है, संसद है, इन सदन जो सदन है उनको संबोधित करने या उनको कोई भी सूचना भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति है। किसके तहत? 86 के तहत। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है।
और इसके बाद यदि इसकी बात करें, हम 87 की बात करें, तो 87 की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वो किस में होगा? 87 में होगा। और जिसकी मैं बात करूं 88, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके बारे में? महान्यायवादी और मंत्री के बारे में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। 88 क्या कहता है आपसे सुन लें एक ही बार में। 88 ये कहता है कि महान्यायवादी और मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते। किसने कहा? 88 ने कहा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसके तहत होगा? 87 के तहत होगा। यहां तक यदि याद हो गए आपको तो आगे बढ़ो। 89 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, 93 में लोकसभा के सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीनों याद करें। 89 राज्यसभा में, राज्यसभा जो है इसका एक तो होगा सभापति और एक होगा आपके उपसभापति। 93 में क्या कहता है कि जो आपकी लोकसभा होगी, इस लोकसभा में एक तो होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष, और इन चारों का, लोकसभा के सभापति, उपसभापति या इन सबका वेतन भत्ता जो दिया जाएगा वो किस अनुच्छेद के तहत? 93 के तहत। सारे याद करें यहां तक। क्या कहते हैं? 89 राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की बात करता है आपसे। 93 लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात करता है। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता 93 में होगा। 89 और ये याद करें अब क्या कहते हैं ये वाले अनुच्छेद आपसे कह रहे हैं कि जो हमारी संसद है उस संसद का एक तो सचिवालय होगा। क्या होगा? संसद का सचिवालय होगा। संसद के जो सदस्य हैं, इन संसद के सदस्यों को आपको दिलाई जाएगी बेटा शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ। इसमें जो है विधेयक पर मतदान होगा, इसी में आपकी गणपूर्ति की बात होगी और इसी में आपके निर्णायक मत की इन सब की बात होगी 100 के तहत। तीनों याद करें एक बार में। संसद का सचिवालय 98, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी 99 के तहत, और किसी विधेयक पर मतदान, गणपूर्ति और बराबर मत आ गए तो निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा 100 के तहत। निर्णायक मत का प्रयोग राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। दोनों याद हो गए। संसद के जो सदस्य हैं उनकी अहर्ताएं जो आपकी होंगी वो यहां होंगी। आ जाओ आगे। इसके बाद यदि आगे के 3 एक साथ मैं आपको बताऊं तो इन तीनों को एक साथ याद करें, इन तीनों को एक साथ याद करें। ये तो क्या है? ये तो कहती है पद रिक्त कैसे होगा, पद रिक्तता की बात करता है। ये आपकी संसद सदस्यों की अहर्ता की बात करता है, और ये शब्द आपकी जो है आपकी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कौन करेगा उसकी बात करती है। 101 संशोधन की बात नहीं कर रहा बेटा मोती। 101 में संशोधन में आपके जीएसटी हो सकता है, यहां हम 101 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 101 अनुच्छेद में पद रिक्त कैसे होंगे? कोई मर सकता है, कोई त्यागपत्र दे सकता है, या किसी को पद से हटाया जा सकता है। 102 में संसद सदस्यों की अहर्ताएं कि किन किन नियमों का पालन करना होगा, और अहर्ताओं का निर्धारण कौन करेगा वो 103 में है। और 106 क्या कहता है? इन संसद सदस्यों को कुछ दिया जाएगा वेतन, उसकी बात करता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे आने वाले अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार पढ़ लो इनको। सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाना हो तो किसके तहत होगा? 108 के तहत होगा। धन विधेयक को यदि परिभाषित करना हो, धन विधेयक को यदि परिभाषित करना हो तो परिभाषित किसके तहत किया जाएगा? 110 के तहत। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाना होगा, और विशेष प्रक्रिया को अपनाना किसके तहत होगा? 109 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट। 108, 110, 111 तीनों याद कर ले, इंपॉर्टेंट ही अगर करना है आपको तो। 1 जुलाई 2017 बिल्कुल सही है राठी जी आपका।
याद करें, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन जब भी होगा अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि उस दिन वो नहीं आया तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि वो भी नहीं आया तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। क्रम याद हो गया? संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पे होगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, 108 के तहत बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन में कोई भी विधेयक जो है वो साधारण बहुमत से पास होगा। जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। यदि वो नहीं आया तो कौन होगा? तो होगा आपके कौन? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और वो भी नहीं आया तो कौन होगा? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति को हटा देना लाइन में से। अभी तक भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाए गए हैं? तो 3 बार। दहेज वाला विधेयक था 61 में बुलाया, बैंकिंग सेवा अधिनियम था 1978 में बुलाया, और लास्ट बार बुलाया था आतंकवाद निरोधी यानी कि पोटा पर 2002 में। याद हो गए होंगे। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 109 के तहत। और ये विशेष प्रक्रिया क्या है कि धन विधेयक केवल और केवल पेश हो सकता है कहां पे? लोकसभा में। किसमें पेश हो सकता है? लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में पेश करने से पहले भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। पूर्व अनुमति किसकी लेनी होगी बेटा? राष्ट्रपति की लेनी होगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है, नहीं राजेश लानिया, परिभाषा 10 में है, विशेष प्रक्रिया 9 में है। अपडेट कर लो, परिभाषा 10 में है और विशेष प्रक्रिया 9 में है। बिल्कुल सही है बेटा, चिंता ना करें आप। ठीक है, क्या कहा? विशेष प्रक्रिया क्या है वो बता रहा हूं कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, ना इसको अस्वीकार कर सकती, केवल 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन में पास कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पास मान लिया जाएगा। और अगली बात, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि वो उसकी अनुमति से ही तो पेश किया गया था। लेकिन धन विधेयक होगा कौन सा, उसकी परिभाषा क्या होगी, वो किसमें है? 110 में। और धन विधेयक को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धन विधेयक को परिभाषित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको परिभाषित करना किसकी जिम्मेदारी या किसकी शक्ति है? लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति है। राष्ट्रपति मत कर देना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाओ। जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पास कर देंगे तो विधेयक किसके पास जाएगा बेटा? दोनों सदनों ने पास कर दिया विधेयक, तो विधेयक जाएगा बेटा अब राष्ट्रपति के पास। किसके पास पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास। तो किसी संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा या रोकेगा, वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 111 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 111। 111 क्या कहता है आपसे कि जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पास कर देंगे तो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता हस्ताक्षर करके, या फिर उस विधेयक को एक बार वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या उस विधेयक पर तीसरा नंबर किसका प्रयोग कर सकता है? वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो अनुच्छेद नंबर 111 के तहत, अनुच्छेद नंबर 111 के तहत वो 3 विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। नंबर 1 विकल्प क्या है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करके अनुमति दे दे, पास हो गया। विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब लेकिन याद रखो बेटा, विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, दोनों सदनों ने पुनर्विचार करके फिर दोबारा से राष्ट्रपति को भेज दिया, तो बेटा अब कोई पावर नहीं है, अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। याद रखना,
अगर पुनर्विचार के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है तो उस विधेयक पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वीटो पावर का इस्तेमाल पहली बार आए विधेयक पर ही हो सकता है। विधेयक वीटो पावर का मतलब होता है कि ना तो विधेयक पर अनुमति दे और ना ही उसे वापस लौटाए, बल्कि अपने पास रखकर बैठ जाए। क्या कभी भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है? बिल्कुल नितिन बालोत, ऐसा हुआ है। कब हुआ था? 1986 में डाकघर विधेयक था। राजीव गांधी की सरकार थी, राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति पूछे जाएंगे तो ज्ञानी जैल सिंह। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी, इतना भी याद रखना। उस पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो मेरे हिसाब से ये याद हो गया होगा। अनुच्छेद नंबर आपके आगे की बात करूं मैं तो अनुच्छेद नंबर आपका 112 आय और व्यय का लेखा जोखा। और आय और व्यय के लेखे जोखे को हम क्या कहते हैं बेटा? बजट कहते हैं। 1896 नहीं, 1996 नहीं, 1986 बोला है बेटा मैंने। राकेश ईठोली 19 हो सकता है बोल दिया, 1986 है। डाकघर विधेयक को 1986 में लौटाएगा। मैंने 1800 बोल दिया क्या? अपडेट कर लेना। 1986 ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी की सरकार। ठीक है। डाकघर विधेयक 114 आपसे क्या कहता है? विनियोग विधेयक। कौन से विधेयक की बात करता है आपसे? विनियोग विधेयक की बात करता है। 116 किसकी बात करता है? तो लेखानुदान। किसकी बात करता है? लेखानुदान की। आय और व्यय का लेखा जोखा जो है वो बजट कहलाता है, और बजट किसमें? आपके 12 में है। विनियोग विधेयक यानी कि जो हमारी भारत की संचित निधि है, उस संचित निधि से अगर कोई पैसा निकालना है तो पैसा निकाल सकती है केवल कौन? उससे संसद। और संसद उससे किस विधेयक के तहत पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक के तहत निकाल सकती है। ठीक है। इसके बाद लेखानुदान, सरकार को जो 2 महीने का अग्रिम पैसा दिया जाता है जब तक बजट पे चर्चा चल रही है। भाई हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो तो 31 मार्च को खत्म हो गया, बजट कंप्लीट पास होगा हमारे मई के आसपास। तो 2 महीने के लिए सरकार को जो एडवांस पैसा दे दिया जाता है वो किसके तहत दे दिया जाता है? लेखानुदान के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 116 के तहत। तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। 112 बजट है, 114 विनियोग विधेयक है जिससे आप संचित निधि से पैसा निकालोगे। संचित निधि से पैसा कौन निकाल सकती है? संसद। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 266 में है। 267 में आपकी आकस्मिक निधि है, लेकिन आकस्मिक निधि से तो बिना संसद की अनुमति के पैसा निकाल सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। लेखानुदान 2 महीने का अग्रिम पैसा जो सरकार को दिया जाता है जब तक बजट पास नहीं होता है तब तक के लिए दिया जाता है, तो 116 के तहत लिया जाएगा। आगे बढ़े। अनुच्छेद नंबर 117 में वित्त बजट की बात कही गई है, वित्त विधेयक की बात कही गई है। और 123 इंपॉर्टेंट है। 123 आपसे क्या कहता है? तो 123 कहता है कि हमारा राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यादेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जारी कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 123 के तहत करेगा। कब करेगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अगर संसद का सत्र चल रहा होता है तो नहीं कर सकता। जब हमारी संसद सत्र में नहीं है और कानून बनाना आवश्यक है तो उस दौरान अस्थायी कानून का निर्माण किया जाता है अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 123 के तहत करेगा। यदि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो ये अध्यादेश प्रभावी कब तक रहेगा? जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा तो सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रह सकता है। 6 सप्ताह बोले तो मैं बोल सकता हूँ कितने दिन? 42 दिन तक प्रभावी रह सकता है। यदि 42 दिन में संसद ने उस अध्यादेश को पास कर दिया तो वो कानून बन जाएगा, और नहीं किया तो 42 दिन बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और हमारी संसद का एक सत्र खत्म होने और दूसरे सत्र के शुरू होने में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 माह का अंतर हो सकता है। अर्थात आपका
ये अध्यादेश अधिकतम जारी कितने दिन रह सकता है? 6 माह। दोनों तीनों कर क्वेश्चन याद करो बेटा, जल्दबाजी में तुम गलत करके आते हो। पहला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी कब किया जा सकता है? जब संसद सत्र में ना हो। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। कितने दिन जारी रहेगा? जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, तो सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह या 42 दिन। या क्वेश्चन ये आए कि अधिकतम कितने दिन रह सकता है, तो अधिकतम ये रह सकता है बेटा कितने महीने में? 6 माह में, क्योंकि 6 महीने में तो हमारी संसद का सत्र हो ही जाएगा। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, ऐसा आपने सुना होगा, सभी ने सुन रखा होगा मेरे हिसाब से। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। तो अब हमारे आ गया बेटा उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय आ गया है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 124 से चलना शुरू करना और अनुच्छेद नंबर 147 तक, इनके बीच की अगर कोई बात हो, इनके बीच की अगर कोई बात हो तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है वो आपसे। किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 25 के तहत। किसके तहत? 25 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन और उनकी पदावधि जो है आपके 125 में मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन तो होगा 124 के तहत, वेतन और पदावधि की बात होगी 125 में। इसके बाद अगले 3 अनुच्छेद एक साथ याद करोगे। 24 और 25 याद कर लिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124, वेतन और पदावधि 125। अब याद करोगे आप एक साथ 3 अनुच्छेद, और ये 3 कौन कौन से हैं बेटा? ये 3 है आपके ये वाले, एक साथ याद करो। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी 126 के तहत। करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है, गणपूर्ति नहीं हो रही है, तो आपके उच्च न्यायालयों से तदर्थ न्यायाधीश बुलाए जाएंगे। किसके तहत? 127 के तहत। और यदि गणपूर्ति नहीं हो रही है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मीटिंग में बुलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 128 के तहत। तीनों याद करो। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126, आपके हाई कोर्ट से डेपुटेशन पे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाएंगे तदर्थ न्यायाधीश 127, या पेंशन पे जा चुके न्यायाधीशों को भी मीटिंग में शामिल किया जाएगा 128। 124 में गठन था, 125 में वेतन और पदावधि से संबंधित बातें थी, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 में आपके तदर्थ न्यायाधीश, 129 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मीटिंग में उपस्थिति। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? आगे यदि मैं बढ़ूं आपके, तो ये 3 अनुच्छेद और बहुत अच्छे हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए, कई बार पूछे जाएंगे आपसे। क्या है ये 3? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो आप बताओगे 129 के तहत। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी मामले में कोई डिसीजन सुना दिया है तो वो आगे के लिए एक सबूत या अभिलेख बन जाएगा। वैसा केस अगर आपकी भारत देश की किसी भी अदालत में आती है तो वो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय साक्ष्य के रूप में या अभिलेख या दस्तावेज के रूप में पेश किया जाएगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन अपने आप में एक अभिलेख, सबूत या दस्तावेज बन जाते हैं। 129 कहता है। 131 आपके कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि वो मामले, वो डिसीजन जो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश होंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करूं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हुआ है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो 5 प्रकार की रिट सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो वो भी सीधे कहां जाएगा?
सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। संघ सरकार और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद है तो वो भी सीधे कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अर्थात जैसे मामले या ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं उन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 131 और अनुच्छेद नंबर 137 न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कह सकते हैं। 137 क्या कहता है आपसे कि हमारा जो ये न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया है ये हमने ग्रहण किया बेटा यूएसए के संविधान से। किस देश के संविधान से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 137 में कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन लिया और बाद में उसे लगता है कि मेरे द्वारा डिसीजन लिया गया था उसमें कोई कमी हो सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के द्वारा लिए गए डिसीजन की समीक्षा कर सकता है और यदि समीक्षा के बाद जरूरत हो तो अपने डिसीजन को बदल भी सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत, 137 के तहत। जैसे मैं बोलूं, बेरूबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का ही डिसीजन था ना। लेकिन केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के डिसीजन को बदल सकता है, अनुच्छेद नंबर 137। और साथ ही साथ खुद के डिसीजन को तो बदलेगा और संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या किसी भी कानून को भी समाप्त कर सकता है। याद रखना बच्चों, हमारे देश में संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है और समीक्षा में यदि वो ये पाता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून हमारे संविधान की मूल भावना या मूल ढांचे के खिलाफ है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही क्या कर देगा, रद्द कर देगा। और मूल ढांचे का जो विचार है वो आपके कहां से लिया गया, केशवानंद भारती विवाद से लिया गया है, याद रखें। मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती विवाद से ली गई है। उसमें कहा गया है कि संसद संशोधन तो कर सकती है हर पार्ट में, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और हुआ तो ये इसको रद्द कर सकती है। मेरे हिसाब से 37 आपके समझ में आ गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून की भी समीक्षा कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा का ये अधिकार हमने किस देश से लिया है, यूएसए लिया है। और हमारे देश में संविधान की रक्षा और व्याख्या की जिम्मेदारी हमने किसको दे रखी है, सर्वोच्च न्यायालय को दे रखी है। ये बात भी आपको याद हो जानी चाहिए। इतना अगर याद हो चुका है आपको तो अभी तक जितने भी पढ़े हैं आपने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, यदि प्रश्न की बात करूं तो बेटा ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मेरे हिसाब से सब जानते होंगे इसको। क्या है 143? जो हमारा राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। और परामर्श किससे मांगेगा ये बेटा? ये परामर्श मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से। तो राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको बताना है बेटा 143 के तहत। याद करें कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर सलाह किससे मांगेगा? सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से मांगेगा। किस अनुच्छेद के तहत मांगेगा? तो 143 के तहत मांगेगा। अब आगे याद कर लें, यहीं पे इसमें पूछा जाता है क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं, राष्ट्रपति सलाह को मान भी सकता है और नहीं जैसी तो मत माने, यानी कि बाध्य नहीं है सलाह को मानने के लिए। पहली बात तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है क्या? सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है क्या? तो यहां दो कंडीशन है बेटा। यदि सलाह वर्तमान किसी संवैधानिक प्रश्न पर मांगी गई है, सलाह वर्तमान किसी संवैधानिक प्रश्न पर मांगी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने से मना कर सकता है। लेकिन सलाह 1950 से पहले के किसी कानून की व्याख्या के संबंध में मांगी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी ही होगी। ये क्वेश्चन पूछा था आपसे भी
16-17 में जो हुई उसमें। क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो आप कहोगे नहीं है। क्या सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है? तो उसमें दोनों ही कंडीशंस लागू होंगी। तात्कालिक प्रश्न पर सलाह मांगी है तो मना कर सकता है, लेकिन सलाह 1950 से पहले के किसी कानून के संबंध में मांगी गई है तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको याद करनी है। दोनों मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गए होंगे ये सारे अनुच्छेद आपके। आगे बढ़े तो आगे यदि हम बात करें तो लास्ट जो हमारी संघ सरकार का पार्ट है बेटा, उसे कहेंगे हम CAG, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से 151। केवल इतना याद कर लें कि अनुच्छेद नंबर 148 में कौन है? आपका CAG। हमारी संसद ने जो विनियोग विधेयक से पैसा निकालकर सरकार को दिया था, उस पैसे का सरकार ने सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? कोई घोटाला तो नहीं हुआ है? क्या पैसा उसी मद में खर्च किया गया जिसके लिए मांगा गया था? कोई अपव्यय तो नहीं हुआ है? अर्थात सार्वजनिक धन में कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच के लिए हमने बना रखा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किस अनुच्छेद के तहत बना रखा है? अनुच्छेद नंबर 148 के तहत। अनुच्छेद नंबर 148 के तहत। वर्तमान में कौन है CAG? ये प्रेजेंट में करंट में पूछा जा सकता है तो GC मुर्मू हैं, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के पहले शायद उपराज्यपाल भी थे, वो अभी यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 149 केवल आपको 148 याद करना है और उसके अलावा 148 से 151 तक CAG से संबंधित अनुच्छेद है, ये याद कर लेना है। बाकी ये अनुच्छेद आपके 148 के बाद ये वाले हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी देखना चाहें तो 149 में तो CAG के कार्य हैं, नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा। 149 में तो CAG के कार्य हैं। एक में 150 में भारत में लेखा का प्रारूप कैसा होगा उसके बारे में है, और 151 में CAG जो है उसका प्रतिवेदन किसको सौंपेगा उसकी बात कही गई। CAG का प्रतिवेदन तो दोबारा देख ले। CAG होगा 148 के तहत, CAG के कार्य और शक्ति होंगी 49 में, भारतीय लेखाओं का प्रारूप 150 और CAG का प्रतिवेदन 151। और इसके साथ आपकी संघ सरकार तक के जो अनुच्छेद हैं वो खत्म हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इस क्लास को आप अगर 1-2 बार देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी सहायता मिलेगी। बाकी बचे हुए अनुच्छेद आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्लास आपकी आज के लिए तो यही खत्म की जाती है, लेकिन कल ये फिर लगेगी आपकी। और जिन लोगों का भी कल पेपर है उन सभी के लिए शुभकामनाएं हमारी ओर से। घबराना नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सभी को शुभ रात्रि, जितने लोग भी लाइव हैं।